हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशन प्रो। आपके अपने चैनल प्रिपरेशन प्रो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 33। आज ही क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो प्रकाश तंतु, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, एक ऐसी प्रविधि है जिसकी मदद से प्रकाश का संचरण बाल की तरह पतले तथा मुड़ने वाले तंतुओं से होता है। तंतु पारदर्शी कांच तथा प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। प्रकाश तंतु का प्रयोग आंतरिक अंगों का परीक्षण करने तथा टेलीफोन केबल्स के रूप में किया जा रहा है। चिकित्सकीय परीक्षणों में प्रकाश तंतु का उपयोग अंग विशेष के नाम पर निर्भर करता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूपीएससी की फुल फॉर्म हिंदी में क्या है? तो यूपीएससी की हिंदी में फुल फॉर्म शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो यूपीएससी रसायन विज्ञान पेशेवरों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना 1919 में रसायन शास्त्र की उन्नति के लिए की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्रीय रसायन समितियां हैं। यह संगठन रासायनिक तत्वों और उनके यौगिकों के नामकरण के लिए मानक विकसित करने के लिए अधिकृत है, जो इसकी नाम और चिन्ह की अंतर विभागीय समिति के माध्यम से करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का भी एक सदस्य है। यूपीएससी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। इससे रिलेटेड इतनी ही जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज यही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रक्त प्लाज्मा कौन दान कर सकता है? तो रक्त प्लाज्मा ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी दान कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो रक्त प्लाज्मा ऐसा कोई व्यक्ति जो कोविड-19 से ठीक हो चुका हो और उपचार या होम आइसोलेशन के बाद 28 दिन पूरा कर चुका हो, जिसका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है और जिसकी उम्र 28 से 60 वर्ष के बीच है, वह अपने रक्त प्लाज्मा को दान कर सकता है। उनके द्वारा प्लाज्मा दान करने से पहले ब्लड बैंक द्वारा रक्त के लिए उनकी पात्रता का क्या आकलन किया जाएगा और उनके रक्त में कोविड-19 के लिए सुरक्षात्मक एंटीबॉडी के स्तर की भी जांच की जाएगी। एक ठीक हुए व्यक्ति के रक्त में आमतौर पर इस प्रकार के एंटीबॉडी का एक उच्च जमाव होता है और जब इसे एक अति संवेदनशील व्यक्ति को दिया जाता है तो ये एंटीबॉडी रक्त में फैल जाती है, ऊतकों तक पहुंचते हैं और वायरस को बेअसर करते हैं। प्लाज्मा दान की प्रक्रिया 1 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है और उसी दिन प्लाज्मा को एकत्रित किया जा सकता है। वहीं ऐसी महिलाएं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं अथवा शिशु को जन्म दे चुकी हैं, वे अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान उनमें एक खास प्रकार का एंटीबॉडी विकसित हो गया हो और कुछ मामलों में वे प्लाज्मा प्राप्तकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के
पत्तों को सुखाकर बनाए जाने वाला तंबाकू खास तौर पर नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। तंबाकू जब जलता है तो वह टार नामक एक विशिष्ट पदार्थ क्या करता है, पैदा करता है, जो धुएं के साथ फेफड़ों में जाता है। टार के प्रत्येक कण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई उड़नशील व अर्ध उड़नशील कार्बनिक रसायन होते हैं। यह दांत ही नहीं, फेफड़ों पर भी असर छोड़ते हैं। फेफड़ों द्वारा अवशोषित टार वहां की कोशिकाओं को नष्ट होने का कारण बनता है। तंबाकू में 4000 से ज्यादा रसायन होते हैं, जिसमें से 60,000 कैंसर का कारण बनते हैं। धुआं रहित तंबाकू के सेवन से मुंह, श्वास नली और पाचन की नली में कैंसर होने से अकेले 2017 में 90,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त दिल की बीमारी से 2,58,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तंबाकू में पाया जाने वाला ग्लूकोज आपके पाचन को बिगाड़ देता है, जो डायबिटीज का कारण बनता है। दरअसल धुएं में अर्सेनिक, फॉर्मलाडिहाइड और अमोनिया शामिल हैं। ये रसायन खून में शामिल होकर आंखों के नाजुक ऊतकों तक पहुंचते हैं, जिससे रेटिना कोशिकाओं की संरचना को नुकसान होता है। वहीं धूम्रपान करने वाले दोनों पुरुष और महिलाओं में डिमेंशिया, एल्जाइमर जैसे रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसमें मानसिक पतन का अनुभव भी हो सकते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन मस्तिष्क के लिए हानिकारक है और डिमेंशिया या एल्जाइमर रोग की शुरुआत करता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो हरे पौधे सूर्य की रोशनी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे का हरा रंग उनमें उपस्थित प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण वे भोजन निर्माण में असमर्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन निर्माण की जटिल प्रक्रिया है, जो कि पौधों के समस्त हरे भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्पंज क्या है? स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक पशु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो संघ पोरीफेरा में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहा जाता है। ये बहुधा समुद्र आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला इत्यादि। यह जंतु निवाह बनाकर यानी कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एक मात्र ऐसे जंतु हैं जो चल फिर नहीं सकते। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे होकर जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। इसे आस्टिया कहते हैं। जब जल प्रवेश करता है, इनके अग्र भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है, जिससे जल बाहर निकलता है, तो इसे उस्कुलम कहते हैं।
इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो बकरियों की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं जो इस प्रकार हैं। टोनेग वर्ग स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, खोरसानी अफगानिस्तान में, बलूची बलूचिस्तान में, एंग्लो नूबियन ब्रिटेन में पाई जाती है। बकरियों की एंग्लो नूबियन नस्ल जैसा कि नस्ल के नाम से समझा जा सकता है सीधे इंग्लैंड से संबंधित है। 1893 में बकरी की नस्ल को एंग्लो नूबियन नाम दिया गया था जो उत्तरी अफ्रीका के विशाल क्षेत्र नूबिया के नाम से लिया गया था। पिछली शताब्दी के पहले दशकों में बकरी की नस्ल का अंतिम गठन इंग्लैंड के क्षेत्र पर हुआ था जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निर्यात किया गया था। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुकोशिकी जीव कौन कौन से हैं? तो बहुकोशिकी जीव कवक, स्पाइरो गायरा, हाइड्रा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो बहुकोशिकी जीव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास कोशिकीय विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के साथ चलता है। एक प्रक्रिया में कोशिकाएं कुशल बन जाती हैं और जीव की आवश्यकताओं के लिए अन्य कोशिकाओं पर निर्भर होती हैं। बिना सूक्ष्म बीन जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप के दिख सकने वाले लगभग सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं वो जीव बहुकोशिकीय होते हैं और केवल लगभग 1 दर्जन ही एक कोशिकीय जीव हैं जो बिना सूक्ष्मबीन मतलब माइक्रोस्कोप के दिख सकें। ऐसे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ऐसे भी कुछ जीव हैं जैसे कि डिक्टियोस्टीलियम जो अलग अलग परिस्थितियों में कभी एक कोशिकीय और कभी बहुकोशिकीय होते हैं। इनसे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म नामक द्रव्य होता है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म डीएनए और न्यूक्लियोली के आसपास के स्थान को भरने वाले नाभिक के तल या अर्ध तरल पदार्थ हैं। यह एक प्रकार का प्रोटोप्लाज्म है जो ज़्यादातर जल से बना है जिसमें विभिन्न अणुओं का मिश्रण और घुलित आयन होता है। यह पूरी तरह से न्यूक्लियर झिल्ली या न्यूक्लियर आवरण के भीतर संलग्न है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन का एक भाग और अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म के प्रथम चरण को संगठित करती है। कैटाबॉलिज्म अपचय का अर्थ है बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में खंडित करना।
ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को खंडित करता है और एटीपी के 2 अणुओं के उत्पादन के साथ पाइरूवेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज को पाइरूवेट में परिवर्तित करने की संपूर्ण प्रक्रिया अवायुजीवी है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित नहीं होती। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।